हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी और मैं आपका इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर बिरजू चौहान। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे ऑब्जेक्ट के विषय में। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आखिर एक ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट होता क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आइडेंटिफिकेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आखिर ऑब्जेक्ट्स को पहचानते कैसे हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आखिर ऑब्जेक्ट्स के कितने तरह के टाइप्स होते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इंटरचेंजेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आखिर ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट प्लेस को हम लोग कैसे इंटरचेंज करते हैं। और सेशन के सबसे लास्ट में देखेंगे स्पेशल नोट्स अबाउट ऑब्जेक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आखिर एक ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो देखिए, द रिसीवर और रिजल्ट ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। सेंटेंस का वह एलिमेंट, वह हिस्सा जो किसी काम को रिसीव करता है या किसी काम का रिजल्ट होता है, यानी मेन वर्ब का रिजल्ट होता है, उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। लड़के ने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया। द बॉय स्पेंट ऑल हिज मनी। तो हम लोग इस सेंटेंस को जब ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं कि स्पेंट जो वर्क है और उसने क्या स्पेंड किया, अपने सारे पैसे को, यानी ऑल हिज मनी। तो इस सेंटेंस में जो ऑल हिज मनी है यह एक ऑब्जेक्ट है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। शिक्षक ने लड़के को एक पुरस्कार दिया। द टीचर गेव द बॉय अ प्राइज। तो ये सेंटेंस में हम लोग देखते हैं यहाँ पे टीचर ने जो दिया, यानी जो एक्शन को रिसीव किया वह है प्राइज, और प्राइज जो है लड़के को दिया गया। तो इस तरह से इस सेंटेंस में हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, अ प्राइज और द बॉय, यानी जो देने का काम है वह प्राइज रिसीव कर रहा है और बॉय जो है वह प्राइज को रिसीव कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग साफ देख सकते हैं, यदि किसी सेंटेंस में जो एक्शन को रिसीव करता है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं, और उस ऑब्जेक्ट से जो फायदा उठाता है उसे भी हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो हम लोग साफ तौर पे देख सकते हैं, जो रिसीवर ऑफ द एक्शन है, यानी जिस पर देने की क्रिया को किया गया है, वह प्राइज है यानी पुरस्कार है, तो वह ऑब्जेक्ट है। और उस ऑब्जेक्ट को जिसने प्राप्त किया, यानी जिसको उस एक्शन से बेनिफिट हुआ, वह द बॉय है। तो इस तरह से द बॉय और प्राइज इस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट्स हैं। चलिए इसके विषय में कुछ और जानते हैं। इन फैक्ट द पर्सन ऑन हुम और विच एन एक्शन इज परफॉर्म्ड इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए, जिस व्यक्ति या वस्तु पे किसी काम को परफॉर्म किया जाता है वह ऑब्जेक्ट होते हैं। अब चलिए इसके बाद देखते हैं आइडेंटिफिकेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आखिर ऑब्जेक्ट्स को कैसे पहचानते हैं। टू नो एन ऑब्जेक्ट ask the question of whom, what, which from the main verb। यदि आपको किसी सेंटेंस में जानना है कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो सिंपली उस सेंटेंस के मेन वर्ब से whom का क्वेश्चन कीजिए, किसको का क्वेश्चन कीजिए, what का क्वेश्चन कीजिए, क्या का क्वेश्चन कीजिए, और which का क्वेश्चन कीजिए, यानी कौन सा का क्वेश्चन कीजिए। और इन क्वेश्चंस के बाद आपको जो आंसर मिलते हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। चलिए इसे हम लोग एग्जाम्पल्स के जरिए क्लेरिफाई करते हैं। व्हाट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। यदि हम लोग व्हाट का क्वेश्चन करते हैं तो हमें नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मिलता है। चलिए इस एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। शी रोट अ लेटर। उसने एक पत्र लिखा। तो उसने क्या लिखा, एक लेटर लिखा। तो यहाँ पे जो अ लेटर है ये ऑब्जेक्ट है। चलिए अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। हुम, लिविंग ऑब्जेक्ट। यदि हमें लिविंग ऑब्जेक्ट को जानना है, यानी सजीव ऑब्जेक्ट को जानना है, तो हमें हुम का क्वेश्चन यानी किसको का क्वेश्चन करना पड़ेगा। चलिए इस एग्जाम्पल से देखते हैं। द हंटर किल्ड द टाइगर। तो इस सेंटेंस में हम लोग देखते हैं, तो हंटर ने टाइगर को मारा। तो किसको मारा, तो यहाँ पे जवाब मिलता है द टाइगर। तो टाइगर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब चलिए इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं। विच सिलेक्शन, यानी चुनाव वाले ऑब्जेक्ट को जानना है तो हमें विच का क्वेश्चन करना पड़ेगा। चलिए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। आई वॉन्ट अ रेड कार। मुझे एक रेड कार चाहिए। तो कार तो चाहिए, लेकिन कैसी कार चाहिए, एक रेड कार चाहिए, यानी हम लोग ऑब्जेक्ट में चुनाव कर रहे हैं। तो यहाँ पे अ रेड कार भी एक ऑब्जेक्ट है। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि यदि हमें एक ऑब्जेक्ट को जानना हो तो मेन वर्ब से व्हाट, हुम और विच का क्वेश्चन करते हैं, और इनके क्वेश्चन से हमें यदि कोई जवाब मिलता है तो वह ऑब्जेक्ट होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आखिर ऑब्जेक्ट के टाइप्स कितने होते हैं। चलिए देखते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं।
पहला डायरेक्ट यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट विच इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय मेन वर्ब इज कॉल्ड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कहने का अर्थ है कि यदि किसी सेंटेंस में कोई भी पर्सन जो वर्ब से डायरेक्टली अफेक्टेड होता है यानी प्रभावित होता है, यानी उस पे एक्शन को सबसे पहले किया जाता है, उसे हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो सिंपल शब्दों में कहा जाए तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह ऑब्जेक्ट होता है जो एक्शन को सबसे पहले रिसीव करता है। इनफैक्ट इट इज द रिसीवर ऑफ एन एक्शन, यानी यह रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है। चलिए इसे एग्जांपल से देखते हैं। आई सोल्ड अ कार, मैंने कार बेची। तो देखिए यहाँ पे एक्शन जो है बेचने का है, सोल्ड का है, और सोल्ड करने के लिए किसे टच किया गया, सबसे पहले कार को टच किया गया है। तो यहाँ पे जो कार है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। शी नीड्स माई हेल्प, उसे मेरे हेल्प की जरूरत है। उसे क्या चाहिए, तो मेरा हेल्प। तो मेरा हेल्प क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि डायरेक्टली हेल्प को हम उसको देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द सेलर सोल्ड मी द कार, सेलर ने मुझे कार बेचा। तो देखिए सेलर ने किस चीज को टच किया बेचते समय सबसे पहले, यानी उसने मुझे क्या दिया, किस चीज को बेचा, द कार को। तो यहाँ पे द कार जो है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वी कैन ऑल्सो कॉल द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट टच, यानी कहने का अर्थ है कि हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फर्स्ट टच ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, यानी एक्शन को जिस पे सबसे पहले परफॉर्म किया जाए वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब इसके बाद हम लोग चलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देखते हैं। द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आखिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्या? एन ऑब्जेक्ट विच इज नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द मेन वर्ब इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अर्थ है कि जो ऑब्जेक्ट वर्ब से डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं होता है, यानी जिस पे एक्शन को सबसे पहले नहीं किया जाता है, उसे हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनफैक्ट एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द बेनिफिशियरी ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वास्तव में कहा जाए तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह होता है जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बेनिफिट होता है, यानी उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। चलिए इसे एग्जांपल से क्लियर करते हैं। शी गेव मी अ फ्लावर, देखिए उसने मुझे एक फूल दिया। क्या दिया? अ फ्लावर को, यानी उसके हाथ से फ्लावर मेरे हाथ में आया, यानी एक्शन सबसे पहले फ्लावर के ऊपर परफॉर्म हुआ। तो फ्लावर जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और फ्लावर मिला किसे? मुझे मिला, यानी मैं फ्लावर का रिसीवर हूं, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का बेनिफिशियरी हूं। तो इस तरह मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब अगले सेंटेंस को देखते हैं। माई अंकल बॉट राज अ गिफ्ट, मेरे अंकल ने राज के लिए एक गिफ्ट खरीदा। तो क्या खरीदा? उन्होंने सबसे पहले किसे टच किया? एक गिफ्ट को। तो गिफ्ट जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिला किसे? राज को मिला, यानी फायदा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से किसे हुआ? राज को हुआ। तो राज एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह हम लोग देख सकते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह ऑब्जेक्ट होता है जिसपे एक्शन को सबसे पहले परफॉर्म किया जाता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह ऑब्जेक्ट होता है जिसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, यानी जो बेनिफिशियरी ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं इंटरचेंजेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के प्लेस को कैसे बदल सकते हैं, यानी डायरेक्ट की जगह इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट की जगह डायरेक्ट को कैसे हम लोग रख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। While interchanging objects, we must place to or for before the indirect object if it is placed at the end। जब हम लोग इनडायरेक्ट को डायरेक्ट और डायरेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह रखते हैं तो हम लोग टू और फॉर का यूज करते हैं। याद रखें, ऐसे कंडीशन में जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो सेंटेंस के लास्ट प्लेस पे होना चाहिए, तभी इस रूल को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इस एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए हम लोगों ने इस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले इनडायरेक्ट को रखा है, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के लास्ट में रखा है। जब बदलते हैं तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, टू फॉर प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कहने का अर्थ यह है कि जब सेंटेंस के अंत में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया रहे और उसके पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहे, और जब दोनों की जगह को बदलते हैं यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सामने लाते हैं, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद टू या फॉर लिखते हैं, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। चलिए इसे एग्जांपल से क्लियर करते हैं।
शी गेव मी अ फ्लावर। इस सेंटेंस में देखिए जो अ फ्लावर है यह एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि उसने मुझे फ्लावर दिया, और मी यानी मी को फ्लावर मिल रहा है तो मी एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब हम लोग इसे इंटरचेंज करेंगे यानी अ फ्लावर को पहले लाएंगे और मी को बाद में भेजेंगे तो देखिए इसके पहले हम लोग टू का यूज करेंगे। देखिए शी गिव अ फ्लावर टू मी। इस तरह हम लोग टू के जरिए ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। शी विल बाई हिम अ कार। तो यहाँ पे कार जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और बेनिफिशियरी कार का हिम है यानी कार उसके लिए खरीदा गया, तो यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो कार को जब हम पहले लाएंगे और हिम को बाद में भेजेंगे तो हिम के पहले फॉर का यूज होगा। तो देखिए सेंटेंस क्या बनता है, शी विल बाई अ कार फॉर हिम। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह हम लोग टू और फॉर के सहायता से ऑब्जेक्ट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट की जगह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ला सकते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ला सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्पेशल नोट, और स्पेशल नोट नंबर 1, सम पीपल think that the indirect object is always the living being, but it is not true in all cases। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो लिविंग पर्सन होगा वही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए मैं इसे एग्जाम्पल के जरिए क्लियर करता हूं। द पेंटर गेव हिज सन द पेंटिंग। पेंटर ने क्या दिया? अपने लड़के को पेंटिंग, यानी उसने देने का काम क्या किया? पेंटिंग। तो पेंटिंग क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और फायदा किसे मिला? यानी पेंटिंग किसे मिली? उसके लड़के को मिली, तो हिज सन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक लिविंग बीइंग है जो हिज सन है। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। द पेंटर गेव हिज पेंटिंग द फाइनल टच। तो पेंटर ने क्या दिया? द फाइनल टच। तो देखिए फाइनल टच एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और फाइनल टच मिला किसे? यानी फाइनल टच का बेनिफिशियरी कौन है? हिज पेंटिंग। तो हिज पेंटिंग एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हिज पेंटिंग एक नॉन लिविंग थिंग है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वह हमेशा लिविंग बीइंग ही होगा। एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग बीइंग भी हो सकता है, जैसे मैंने इस एग्जाम्पल में आपको बताया। अब इसके बाद चलिए देखते हैं स्पेशल नोट नंबर 2। अदर काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अलावा और सारे भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, चलिए उन्हें देखते हैं। रिटेन ऑब्जेक्ट्स, रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट्स, डेटिव ऑब्जेक्ट्स, फैक्टिटिव ऑब्जेक्ट्स, एडवर्बियल ऑब्जेक्ट्स, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट्स, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अलावा और भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोगों ने स्टडी की ऑब्जेक्ट्स क्या है, इसे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं, उन्हें इंटरचेंज कैसे करते हैं, और सेशन के सबसे लास्ट में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स के विषय में कुछ स्पेशल नोट्स देखें। डियर फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर पुश करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।